वन नेशन वन इलेक्शन की बातें तो होती है, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, इस तरह की बातें क्यों नहीं होती? राजा और रंक का बेटा एक ही प्रकार के स्कूलों में क्यों नहीं जाएगा, ये बातें क्यों नहीं होती? किसानों की एमएसपी को लेकर सवाल उठता है, वो अलग अलग राज्यों में क्यों है? महिलाओं और पुरुषों के जो मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर में कई राज्यों में अलग अलग भेदभाव क्यों है, और वो मजदूरी समय पर क्यों नहीं मिलती? ये तमाम सवाल है। यहाँ तक कि पेंशन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल है। तो जब सारी चीजें, वन नेशन वन टैक्स की बातें जीएसटी से कही गई, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कही गई, जब सारी बातें कही जा रही है तो फिर ये सारी बातें क्यों नहीं? जनहित के मुद्दों पर वन नेशन वन इशू, इस तरह की बातें क्यों नहीं आ रही है? और सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है वो ये है कि जो इसके लिए एक सिलेक्शन पैनल बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई है जो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपनी सिफारिशें करेगी, उस कमेटी के सदस्य इसको लेकर कितने गंभीर हैं? उस कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वे हैं। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, जाने माने वकील हरीश साल्वे, वरिष्ठ नौकरशाह और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह, राष्ट्रपति के सचिव यानी रामनाथ कोविंद के समय के सचिव रहे संजय कोठारी, जो सचिव होने के नाते उनको सैल्यूट किया करते होंगे, अब उनकी बराबरी में उनके साथ इस कमेटी में वो भी बैठेंगे। वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति और उनके सचिव के बीच तो समानता ला दी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के कॉरपोरेट और इस देश के गरीब और मध्यवर्गीय आदमी के बीच में समानता लाने की कोशिश कर रही है या असमानताओं को बढ़ावा दे रही है? एक बात बताइए जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें तो हुई, एक कमेटी के बारे में मैं आपको बता दूं, लॉ कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस बीएस चौहान। बीएस चौहान की कमेटी को यह काम सौंपा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को देखने के लिए 30 अगस्त 2018 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और साफ साफ कहा था कि द कमीशन नोटेड दैट द साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में यह संभव नहीं है, केंद्र से लेकर राज्य तक संशोधन करने होंगे, आधे राज्यों के द्वारा सबसे पहले उनका रेटिफिकेशन कराना होगा, 2/3 बहुमत से आधे राज्यों की विधानसभा में। और उसके बाद उन्होंने 3 फॉर्मूले सुझाए थे। पहला फॉर्मूला कि जिनके इलेक्शन चुनाव के साथ साथ हो रहे 1 साल के अंदर है उनको किसी तरह से करा लिया जाए। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने कहा कि नहीं, 2.5 साल के अंतराल पर 2 फेज कर दिए जाए राज्य विधानसभाओं के, कुछ लोकसभा के साथ हो जाए और जो नहीं हो रहे हैं वो दूसरे 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद, जब भी ज्यादातर राज्यों का टर्म पूरा होता है उनके साथ बाकियों को भी राजी करके करा दिया जाए। और तीसरा जो इन तीनों में सबसे व्यावहारिक सुझाव लगता है जो उन्होंने दिया था बीएस चौहान कमेटी ने, वो ये दिया था कि 1 साल में जो अलग अलग समय में चुनाव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनवरी में कहीं का हुआ, मई में अब कर्नाटक का हुआ, फिर लास्ट में आपको 5 राज्यों का हो रहा है, इस तरह के चुनाव होते हैं पूरे साल में एक ही बार इनके चुनाव हो, यानी हर साल जो भी विधानसभा चुनाव हो वो एक बार में करा लिया जाए। शायद ये आइडिया थोड़ा व्यावहारिक था बाकी दोनों से। और इसके साथ साथ जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, जिसको थोड़ा सा ये अव्यावहारिक भी लग सकता है, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के संबंध में एक रिजोल्यूशन, एक नया कानून लाया जाए। वो कानून ये हो कि जो भी व्यक्ति नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करे वो वैकल्पिक सरकार का खाका भी साथ साथ पेश करे, ताकि यदि लोकसभा में सरकार गिर जाए तो वैकल्पिक सरकार गठित हो जाए। ये नहीं कि बीच में सरकार गिर गई तो चुनाव करा लिए, यानी कि आपके पास सरकार बनाने का फॉर्मूला नहीं है तो आप अल्पमत सरकारों को अल्पमत में होने के बावजूद चलते रहने दें। बड़ा यूनिक फार्मूला था, सुनकर किसी को हंसी आ सकती है। खैर, लॉ कमीशन की सिफारिशें थी, वो बात की बात है। आपको क्या लगता है ये विचार कितना व्यावहारिक है? देखिए, ये विचार कितना व्यावहारिक है इस पर लंबे 2-3 दिनों से लगातार बहस चल रही है, लंबी लंबी बहसें हो रही हैं। मैं विस्तार में जाने से पहले एक मजेदार बात पूछना चाहता हूं, आप सब विद्वज्जनों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि अगर सचमुच में वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, एक देश एक चुनाव, तो ये जो ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें गिराई जाती हैं राज्यों में और उसके बाद जो उपचुनाव होते हैं वो कैसे होंगे? शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने यह सोचा नहीं होगा कि उनके सबसे प्रिय शगल का क्रियान्वयन संभव नहीं होगा इसमें, क्योंकि अगर आपने एक बार चुनाव की बात तय कर दी है तो बीच में सरकारों को गिराकर जो उपचुनाव होते हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो कैसे संभव होगा? उसका भी कोई तोड़ इनके दिमाग में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त
नरेंद्र मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार विफलताओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें हेडलाइन मैनेजमेंट का ही सहारा लेना पड़ रहा है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनका समर्थक तबका तो ऐसा है, वो उसने आंखों पर पट्टी बांधी नहीं है, उसने आंखों की पट्टी की वेल्डिंग कराई हुई है। सर अभिषेक जी, पट्टी बंधी होती थोड़ी बहुत सरकती, लेकिन वो तो वेल्डिंग की हुई है, उसको बाकायदा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कटर से ही कटवाना पड़ेगा। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि वे कोई भी प्रस्ताव रखें, उनके समर्थकों को उनको हुआ करना ही है, उन्हें समर्थन में हाँ हाँ कहना ही है, और उसके लिए सारे तर्क बलाए ताक रखकर सरकार के साथ खड़े हो जाना है। ये बिल्कुल निर्धारित सत्य है जो वे जानते हैं। अब इसकी जो व्यावहारिक परेशानियां हैं, जो सरकार तर्क दे रही है कि खर्चा बहुत होता है अलग अलग चुनाव कराने से, तो एक साथ चुनाव कराने से भी कोई खर्चा कम होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जितना सरकारी अमला लगता है, क्या हमारे पास इतना अमला है? अभी तो जब एक राज्य में चुनाव होता है तो दूसरे राज्यों के से पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाए जाते हैं, राज्यों से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बन के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, वो भी लोकसभा और विधानसभा का एक साथ, तो ये अमला कहां से आएगा? सिपाही से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर ऑब्जर्वर तक, आईएएस आईपीएस तक, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तक, ये कहां से आएंगे? तो सरकार ने सिर्फ एक जुमला फेंक दिया है, और अब जब उसकी व्यावहारिक परेशानियां सामने आ रही हैं तो सरकार को खुद सूझ नहीं रहा होगा। कमेटी को लेकर आप सारी बात कर ही चुके हैं। मैं एक विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, हरीश साल्वे की तीसरी, चौथी, पांचवी शादी से हम सबको कोई ऐतराज नहीं है, वो उनके निजी जीवन का विषय है। लेकिन अगर उनकी शादी में भारत के 2 भगोड़े शामिल होते हैं और वो व्यक्ति हमारी इस सबसे महत्वपूर्ण कमेटी का सदस्य बनाया जाता है प्रधानमंत्री की ओर से, तो ये सवाल उठाया जाना वाजिब होगा कि जिन्हें हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमारी सरकार नहीं ढूंढ पा रही है, वे भगोड़े हैं, वे हमारी सरकार की एक सबसे बड़ी कमेटी का मेंबर है, उसमें से एक व्यक्ति, और उसकी शादी में भी भगोड़े शामिल हो रहे हैं। तो उसी व्यक्ति से क्यों ना पूछ लिया जाए कि भाई ये लोग कहां हैं, इनकी भारत को जरूरत है, उनको डिपोर्ट कराएं वहां से। तो ये एक गंभीर बात है। बाकी ये एक देश एक चुनाव मेरे हिसाब से सिर्फ समाज के जरूरी मुद्दों से, हमारे समय की जो जरूरत है उससे ध्यान बटाने की एक कोशिश है। क्योंकि मोदी सरकार तमाम मोर्चों पर विफल हो रही है, तो एक नया शगुफा लेकर आई है, और अभी तो संसद सत्र जब लगेगा तब देखना है कि उसमें और नया क्या मास्टर स्ट्रोक वे करने वाले हैं। यद्यपि नरेंद्र मोदी के सारे मास्टर स्ट्रोक, एक को छोड़कर 2019 से पहले के चुनाव में जो तथाकथित उन्होंने स्ट्राइक की थी, उसको छोड़कर सारे मास्टर स्ट्रोक देश पर भारी पड़े हैं, और ऐसे ही ये भी भारी पड़ेगा। अंतिम बात, संवैधानिक रूप से 5 संविधान संशोधन करना होंगे, आप खुद कह चुके हैं। आप बताइए अभिषेक जी अपने इंट्रो में, वो कैसे संभव है? आदि से अधिक विधानसभाओं, राकेश पाठक जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी संशोधन करना होगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, सारे इतने सारे संशोधन होने, और फिर आधी से अधिक विधानसभाओं से उन्हें आपको मंजूरी लेनी है, जो कि आज की तारीख में संभव नहीं है। तो देखना होगा इस रास्ते पर चलकर ये कहां पहुंचते हैं। जी अभिषेक जी।